ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की चुनावी तैयारी को लेकर है। इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी 2 दिनों से दिल्ली में बैठकें कर रही है। कल आरजेडी के साथ भी बैठक हुई थी और आज आम आदमी पार्टी के साथ उसकी लंबी चर्चा हुई है। गठबंधन के दलों का दावा है कि चर्चा सकारात्मक हुई, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति अब तक नहीं बन पाई है। खबर है कि 2 दिनों में कांग्रेस ने आरजेडी और आम आदमी पार्टी के साथ बैठक में एक दूसरे को अपनी शर्तें बता दी हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में कांग्रेस ने 10 सीटों पर दावा ठोका है, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली ही नहीं 5 राज्यों में गठबंधन के फॉर्मूले की कांग्रेस के सामने पेशकश कर दी है। सीट शेयरिंग में देरी और साझा घोषणा पत्र में लेट लतीफी से अब गठबंधन के घटक दलों में घबराहट बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी ने आज ही इंडिया गठबंधन के रुख रवैये को लेकर असंतोष जाहिर किया है। उधर इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने की कांग्रेस पार्टी के जिद पर अखिलेश यादव ने तलवारें खींच ली हैं। मायावती ने भी सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी पर तमाम जबरदस्त हमले किए हैं और उसे दलित विरोधी करार दिया है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि हारी हुई सीटों पर बीजेपी सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी से मुकाबले के लिए रणनीति बनाने में इंडिया गठबंधन देरी कर रही है? क्या इंडिया गठबंधन के घटक दल सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझा पाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से विशेष रणनीति के तहत सीट बंटवारे में देरी की जा रही है? ऐसे तमाम मुद्दों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए 28 दलों के इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस गठबंधन के दलों को बुलाकर सीट शेयरिंग पर बात कर रही है, दूसरी तरफ गठबंधन में मायावती के शामिल करने पर अखिलेश यादव ने संग्राम छेड़ रखा है। पहले बात सीट बंटवारे की। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ बैठक बुलाई गई। बैठक में क्या हुआ, सुन लीजिए। चर्चा हमारे विभिन्न विषयों पर हुई है। क्या क्या चर्चा हुई वो उस पर मैंने कोई टिप्पणी करना आज के समय वो संभव नहीं होगा, और आप भी समझ सकते हैं कि चर्चा के दौरान विस्तार से एक एक चीज हम आपको बता पाएंगे ये मुमकिन नहीं। खबर है कि इस बैठक में दोनों दलों की ओर से अपनी बातें रखी गई, लेकिन समझौते जैसी कोई चीज नहीं हो पाई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि पहले दिल्ली की 7 सीटों पर बात हो। आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा और गुजरात हर जगह के लिए बात हो। पिछले 2 दिनों में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के 2 दलों से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी से मुलाकात के पहले दिल्ली में आरजेडी की ओर से मनोज झा के साथ भी बैठक हो चुकी है, मगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले जैसी कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में किशनगंज, कटिहार, सासाराम, सुपौल, पूर्णिया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, मधुबनी, नवादा और बेतिया की कुल 10 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि जेडीयू मौजूदा 16 सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी भी 17 सीट मांग रही है, 3 सीटें लेफ्ट भी मांग रहा है। 17 में सिटिंग जदयू के एमपीज हैं और हमारा एक है, और आरजेडी भी सब सीटों पे हारी थी। तो लेकिन मैं ये बोलूंगी कि हाँ, हम लोग एक रिस्पेक्टफुल शेयरिंग चाहते हैं और ये हमारा अंदर का मामला है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जदयू, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस मिलकर बढ़िया समझौता करेंगे और सबको, सबके सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। 1 साल और 4 महीने हो गए हैं, अभी तक ना हमारा मैनिफेस्टो है, ना हमारी कमेटी है, ना उम्मीदवार के चयन को लेकर के कोई प्रक्रिया अंतिम दौर में है, न जनसभाएं हमारी ज्वाइंट है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व खुद ब खुद कांग्रेस के हाथ में चले जाने से निराश जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की मांग कर रहे हैं। 27 सितंबर को
नीतीश कुमार जी ने हिसार में घोषणा की थी कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई विकल्प नहीं हो सकता। उस समय ममता दीदी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी और के चंद्रशेखर राव तीसरा मोर्चा बनाने पर। लेकिन संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस के रुख और रुतबे को देखकर अब इंडिया गठबंधन के घटक दलों की चिंता बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच चल रही बयानबाजियों को लेकर परेशान इंडिया गठबंधन के छोटे दल अब गठबंधन में बीएसपी को शामिल करने के मुद्दे पर शुरू हुए घमासान से भी परेशान है। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अजय कुमार लल्लू ने मायावती को गठबंधन में शामिल करने की मांग की तो अखिलेश यादव ने मायावती पर तंज कस दिया। अब कभी मायावती सोशल मीडिया पर लगातार समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी करार देते हुए हमले कर रही है तो कभी मायावती के उत्तराधिकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीएसपी का नारा बुलंद कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने मायावती के सोशल मीडिया पर दिए बयानों पर कोई जवाब नहीं दिया। जिस एजेंडा पे को लेकर के हम और आप लोग बैठे हुए हैं, आप इसको गांव-गांव तक पहुंचाना है और कम से कम हम लोगों को मिलकर के वो माहौल बनाना है। हम जानते हैं कि अगर अधिकतर साथी चाहेंगे तो माहौल बन जाएगा। ये माहौल बनाने में सबसे आगे हैं, इसलिए माहौल बनाएंगे तो हम लोग मुकाबले में आगे दिखाई देंगे। जो लोग 14 में उत्तर प्रदेश में आए थे उन्हें 24 में अधिकतर साथी बाहर निकालने का काम करेंगे। अखिलेश जी पर किसी को भरोसे नहीं है। 2 बार बसपा से गठबंधन किया, 2 बार कांग्रेस से किया, 2 बार लोकदल से किया, 1 बार निषाद पार्टी से किया, 1 बार भारतीय समाज पार्टी से किया। उनका खुद किसी से नहीं पड़ता है, दूसरे को क्या कहूँगा। हालांकि इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री को लेकर मची रार का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने भी राजनीति शुरू कर दी। मायावती की ओर से अपनी सुरक्षा को खतरे की आशंका जताते ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने का भरोसा दिया। बहन मायावती जी की आंख खुल गई है तो अच्छी बात है। ये तो हम 2019 में भी कह रहे थे, लेकिन 2019 में बुआ बबुआ एक हो गए। दरअसल मायावती ने अखिलेश सरकार में बनाए गए उस पुल को लेकर सुरक्षा को खतरे की आशंका जताई थी जो बीएसपी दफ्तर के बिल्कुल पास से गुजरता है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, पटना से शशि रंजन और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक। इंडिया गठबंधन में तारीख पर तारीख पड़ती हुई चली जा रही है, लेकिन अब तक नतीजा कुछ नहीं निकला। इसी वजह से बीजेपी की ओर से तंज कसा जा रहा है कि बीरबर की ये खिचड़ी है, आखिर कब पकेगी। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा दंगल में करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। जेडीयू की ओर से भी आपको बता दें, लगातार इंडिया गठबंधन में जिस तरह की पेंच बंदी जारी है उसको लेकर केसी त्यागी को भी आपने सुन लिया है। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो भी लगातार तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी और उसके अन्य दलों पर। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसपी को लेकर समाजवादी पार्टी का रुख क्या है वो अखिलेश यादव के जरिए आपने सुन लिया है। मलूक नागर साहब, लोकसभा के सांसद, बीएसपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि बीजेपी के साथ अंदर खाने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप विधायक भी हैं। बैठक में क्या हुआ आपसे हम समझेंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन एनसीपी। अजित पवार गुट के आप हैं और साथ ही वरुण पुरोहित जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मुझे लगता है कि आज शुरुआत आपसे ही करते हुए संजीव झा जी, कांग्रेस पार्टी के साथ अहम बैठक हुई है आप लोगों की, क्या निकलकर सामने आया? कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं पंजाब की और राजधानी दिल्ली की जिस पर लग रहा है कि यहां पर बात बन गई है, बस ऐलान किया जाना बाकी है? संजीव जी, आवाज मिल रही है क्या मेरी आपको? संजीव झा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब मैं सवाल उनसे पूछूंगी कि जो आम आदमी पार्टी का झाड़ू है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में फिट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, यह इंडिया गठबंधन का आपस का मामला है, आप लोग क्यों इतने मजे ले रहे हैं बाहर बैठकर? उन लोगों का आपस का मामला है, जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। लेकिन बार बार विपक्षी गठबंधन की ओर से यह कहा जा रहा है बीजेपी डरी हुई है और हमारे गठबंधन में फूट डालने की कोशिशों में लगातार लगी हुई है। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, वो हमसे कहें कि हम डरे हुए हैं और हम चटखारे भी नहीं ले सकते। लोकतंत्र में इतना अधिकार तो लोकतांत्रिक दलों को होना चाहिए कि आप बारंबार रोज उठते बैठते सोते जागते भाजपा डर गई, भाजपा डर गई, भाजपा डर गई हम कहते हैं। ये तो हम इतना भी ना कहें कि बीरबल की खिचड़ी कब पकेगी, ये पूछना तो हमारा भी अधिकार है ना। अब जो है श्री मिलिंद देवड़ा कहते हैं कि हमारी सीट है और हम जो है कैंडिडेट घोषित कर देंगे जी। अब केसी त्यागी का बयान आता है,
सुश्री ममता बनर्जी का और अधीर रंजन चौधरी का एक दूसरे के विरुद्ध बयान आता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक श्रीमान अरविंद केजरीवाल कह देते हैं पंजाब में हम कोई भी सीट नहीं देंगे। अब इन बातों पर चर्चा करने पर भी प्रतिबंध लगा देंगे क्या है लोग? ये तो बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं। इस तरह से तानाशाही वाली वृत्ति क्यों उनके अंदर आ रही है? तानाशाही वृत्ति उनके लिए अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ चटखारे ले रही है ना। वो तो जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर क्या क्या बातें नहीं करते हैं। हम तो उसकी तुलना में कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चटखारे ले रहे हैं। ठीक है, तो चटखारे लेने का अधिकार तो चित्रा जी हम लोगों को देंगी ना। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अब मैं पूछ लेती हूँ अनुराग भदौरिया जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, एक तरफ मायावती हैं, ताबड़तोड़ ट्वीट के जरिए आप पर हमला कर रही हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, सीट बंटवारे को लेकर पेंच अलग फंसा हुआ है आप लोगों का। कांग्रेस का हाथ साइकिल को थाम नहीं पा रहा है, कैसे बनेगी बात अनुराग भदौरिया जी? देखिए आप चित्रा जी, आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, धीमी आंच में जब खिचड़ी बनती है ना बहुत स्वादिष्ट बनती है, और भारतीय जनता पार्टी तेज आंच में बनाती है तो जल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी तो जलनी तय है 2024 में, मान के चलिए आप, क्योंकि बहुत तेज आंच में जला रही है वो। और इंडिया गठबंधन की खिचड़ी जो आपका शीर्षक है, धीमी आंच में बन रही है और धीरे धीरे बहुत स्वादिष्ट बनेगी, और इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। ये बात आप भी अच्छी तरह जानती है कि धीमी आंच में कितनी अच्छी खिचड़ी बनती है। हाँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से तो मैंने कभी नहीं पूछा आप निषाद को कितनी सीटें दे रहे हैं, अपना दल को कितनी सीटें दे रहे हैं। आप बताइए, आपके जो अलायंस पार्टी है राजभर आ गए, उनको कितनी सीटें देंगे। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे, उनके चचा कहां से लड़ेंगे। हमने कभी नहीं पूछा शिवसेना शिंदे गुट को कितनी सीटें देंगे, अजीत पवार गुट को कितनी सीटें देंगे एनसीपी की, क्योंकि ये मुद्दा उनका एनडीए गठबंधन का है। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि हम सामाजिक न्याय कैसे हो, समाज में कैसे विकास की राजनीति हो, हम इसमें उनसे चर्चा करते हो। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो जनता ने उनको इसलिए चुना था कि जनता के मुद्दों पर चर्चा मायावती जी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी आप लोगों को करार दे रही हैं। मैं इस सवाल पर आऊंगी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म हुई आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच में। जल्दी से संजीव झा हमारे साथ मौजूद है, एक टिप्पणी उनकी ले लेती हूँ, फिर बोलिएगा अनुराग भदौरिया जी। क्योंकि सिलसिलेवार जिनके साथ बुआ बबुआ गठबंधन करके बीजेपी को हराने आप लोग चले थे, वही बहन मायावती आज ताबड़तोड़ समाजवादी पार्टी पर हमले कर रही हैं। लेकिन उसके पहले संजीव झा जी बताइए, क्या बनी है रणनीति कांग्रेस पार्टी के साथ जाने को लेकर? संजीव झा जी, या फिर बीरबल की खिचड़ी है, कभी पकेगी ही नहीं, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी, बीजेपी को हमारी चिंता करने के लिए, और साथ साथ आपकी भी चिंता है कि बीरबल की खिचड़ी है या अलायंस चलेगी कि नहीं चलेगी, गुट गठबंधन होगा कि नहीं होगा। देखिए, डे वन से डिसाइड किया गया है कि अब इंडिया अलायंस के जो जितने भी पार्टनर हैं, हम सब मिल करके मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ चुनाव लड़ना है। तो आज बैठक हुई, सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत हुई, हाँ। विस्तार से चर्चा हुई। बात केवल सीट की नहीं है, सीट से पहले बहुत सारी और भी चीजें, स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, नैरेटिव्स कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, बहुत सारी बातों विस्तार से चर्चा हुई है। आज एक पहली बैठक थी, ऐसा नहीं है कि आज पहली अंतिम बैठक थी, लगातार बैठक होती रहेगी। तो जब सीट शेयरिंग की बात आ जाएगी तो वो भी हम बता देंगे, लेकिन इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम है तो कुछ तो बोलेगी, तो अपनी बातें कर रही है। भाई आप अपनी चिंता करो, आपके अलायंस पार्टनर की क्या सीटें देंगे उसके बारे में चर्चा करो। हमारे सभी अलायंस पार्टनर में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये मतलब कंसल्टेशन है, इसको सीट शेयरिंग वाली मीटिंग नहीं कहा जाए क्या? मुझे लग रहा है कि हमिंग बहुत ज्यादा आ रही है, संजीव जी की साफ आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब एक बार आप उनको करेक्ट करवाइए फिर से दोबारा से। तब तक प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिए, उन्होंने जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए हैं कि हमारी बैठक है, फैसला ले लिया जाएगा, बैठक चल रही है। हमिंग आ रही है, मुझे लग रहा है किसी के पास मोबाइल रखा हुआ है, उसकी वजह से ये दिक्कत है, उसको प्लीज दूर कीजिए, आप करेक्ट कीजिए। जी प्रेम शुक्ला जी। देखिए, उनकी बैठक पर हमारी कोई आपत्ति ही नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल को क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था? हाँ। क्या अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये बयान दीजिए कि पंजाब की सारी सीटें हम रखेंगे? क्या जो है जो उनके भगवंत सिंह मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेस जो है एक कांग्रेस थी, ये बयान क्या भारतीय जनता पार्टी कहने पे दिया था? पवन खेड़ा ने जो है श्रीमान भगवंत सिंह मान को जोकर क्या भारतीय जनता पार्टी कहने पे कहा? भाई, भारतीय जनता पार्टी क्यों दोष दे रहे हो? एक दूसरे से जूतम पैजार आप करेंगे, दोष भारतीय जनता पार्टी को देंगे। आपकी जूतम पैजार को भारतीय जनता पार्टी देखे भी नहीं,
आंखें बंद कर ले, टिप्पणी भी ना करे। भाई गजब की बात है इनकी। नींद हराम किसकी है? नींद हराम है अरविंद केजरीवाल की और उनके पार्टी के सदस्य दलों की, कि पता नहीं कब जेल चले जाए। इसलिए जो है शराब घोटाले के जो घोटालेबाज है उनकी नींद हराम है। जिन्होंने मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया और 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, सुप्रीम कोर्ट ने जब से बताया तब से अरविंद केजरीवाल की नींद हराम है। ठीक है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो है इसको एक्यूज बनाओ, तब से उनकी नींद हराम है। ठीक है, अभी सीट भारतीय शेयरिंग जनता पार्टी जो है हाँ। वो जागृत अवस्था में है, ठीक है। और देश के विकास के लिए जागृत ठीक है। अनुरागी, मैं आपके पास आऊंगी। संजीव जी की बात पूरी हो जाए, हमिंग आ रही है, उनकी आवाज साफ नहीं आ पा रही थी। संजीव जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। ये बात तो सच है ना, एक थी कांग्रेस जो ये जोकर, ये सब तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही हो रहा है, तो इसमें बीजेपी को क्यों दोष देना? संजीव झा जी। नहीं, और देखिए 3 बातें हैं चित्रा जी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर अलग अलग पार्टी बनी तो विचारधारा अलग अलग है, लेकिन आज देश में इससे बड़ी लड़ाई है। अभी देखिए प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे इनकी नींद हराम है। बिल्कुल नींद हराम है। साथ में ये भी कह दिया कि इनको लोग जेल जा रहे इसलिए नींद हराम है। हाँ बिल्कुल। देखिए एक बात समझिए, आपने इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म कर दिया है, आपने इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। हाँ हमारी नींद हराम है, और हमारे साथ साथ उन तमाम लोगों को जो इस देश के संविधान को, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को चाहते हैं रहे, वो सबकी नींद हराम है। और इसीलिए हम अलायंस कर भी रहे हैं कि अब बात केवल कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी नहीं है, या कौन कहां से कितनी सीट लड़ेगी इसकी नहीं है। इस देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था बचेगी या नहीं बचेगी। आपको बिल पास करना होता है, सभी सांसद को बाहर निकाल देते हैं न। बाहर अगर कोई बोल दे जेल भेज दो, अगर संसद में बोल दे तो बाहर निकाल दो। तो आपने पिछली बार कहा था 300 पार, आपने इस देश के संसद को मर्यादा खत्म कर दिया। अब नारा दिया आपने 400 पार, जिसका संविधान खत्म कर देंगे। तो इससे देश को बचाना, इसीलिए अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो इसीलिए बातचीत हो रही है ना, हम बातचीत कर रहे हैं। हमने पहले कहा कि आज बातचीत हुई है और लगातार ये बातचीत बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए बात बन जाएगी। लेकिन वास्तव में क्या इतना आसान होगा? अनुराग जी बार बार हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद मलुक नागर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ये जो मायावती जी की ओर से हमला किया गया है, जरा इस पर भी आपकी टिप्पणी। एक के बाद एक ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से मायावती ने निशाना साधा। मैं बोलूं, हाँ मैं उसका भी जवाब दूंगा। मेरी बात आधी रहेगी तो पूरी बोल लूं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है नींद, अरे हराम नहीं, नींद आ नहीं रही है। कभी आपने कभी झांक के देखा है लोग जो परेशान है उनकी नींद गायब हो गई आपकी जब से सरकार आई है। बिल्किस बानो जी का आपने देखा किस तरह से, जिनको आपने छोड़ दिया था आज उसको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, तो नींद कैसे आएगी उनको? सोचिए आप कैसे नींद आएगी। जो जिस तरह का केस बीएचयू में हुआ, आपके नेता इन्वॉल्व पाए गए, बेटी के साथ अन्याय हुआ, नींद कैसे आएगी? नींद आ ही नहीं सकती ना। लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो, पार्लियामेंट से सांसदों को निकाल देते हो, बिल पास हो जाता है, और जो बिल पास होता है विपक्ष के बगैर, और उसके बाद जब जनता रोड पे आती है तो आपको बिल वापस भी लेना पड़ता है, तो नींद कैसे आएगी? जनता को नींद कैसे आएगी जब आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे, संविधान का सम्मान नहीं कर रहे, आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आप देश की जिस तरह अर्थव्यवस्था टूट रही उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो आप सम्मान किसका कर रहे हैं? तो नींद आएगी कैसे? हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी को सबको दर्द हो रहा है इस बात का कि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता जा रहा है, तो नींद कैसे आएगी? आप कभी ये सोचा आपने? नहीं सोचा आपने। आप सिर्फ विपक्ष को टारगेट करते हो, आप इंडिया गठबंधन की बात करोगे, लेकिन आप उस मुद्दों पे नहीं बात करना चाहते कि जो मुद्दे अहम मुद्दे हैं। कि बिल्किस बानो जी का मुद्दा कितना अहम था, आपने बात की उसमें, आपने 11 आरोपियों को छोड़ दिया था आपकी सरकार ने। अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो आज सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला, तो आप इसमें कुछ 2 शब्द बोलेंगे? नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको नींद आ रही है, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है, जनता को नींद नहीं आ रही है। अगर नींद किसी को आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी को चैन की नींद आ रही है, क्योंकि वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, नफरत की विकास की राजनीति करते हैं। वो कभी समाज के विकास की, सामाजिक न्याय की तो राजनीति करते नहीं है, इसलिए हो सकता है उनको नींद आ रही है, और देश के लोगों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि देश के घरों में जाइए, किसी की मां की आंखों में झांक के देखिए, जब वो बेचैन होती है, परेशान होती है, उसका बेटा बेरोजगार है और उसका पति भी बेरोजगार है, पूरा का परिवार बेरोजगार है, और महंगाई ने कमर तोड़ दी है उनकी। कभी आपने झांका उनकी नींद में? नींद कैसे आ जाएगी उनको? हाँ, आपको नींद आ रही, इसलिए आपको दूसरों को कहने में आसान लगता है कि नींद हराम है। इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। बिल्किस बानो का मुद्दा भी आपने उठाया है, उस पर भी प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे, लेकिन बहुत और भी मेहमान बैठे हुए हैं। ब्रिजमोहन जी हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं, लेकिन मलुक नागर साहब आपके पास आते हैं। आप सांसद भी हैं बीएसपी के। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साथ में चुनाव लड़ा था, जिसके बाद आप लोगों की भी बल्ले बल्ले हो गई थी। 10 सीटें बीएसपी को और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी।
लेकिन 5 सालों के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसी समाजवादी पार्टी को मायावती जी सपा अति पिछड़ों के साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है। हालांकि बीएसपी ने लोकसभा में ठीक करने की सपा को कोशिश की थी, लेकिन बाद में चुनाव के बाद वो फिर ऐसे होगी। एक के बाद एक ये ट्वीट करके बहन मायावती जी क्या बताना चाहती हैं मलूक नागर साहब? ये अचानक से चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी को लेकर इतने तल्ख तेवर क्यों निकलकर सामने आ गए? चित्रा जी, जो बीजेपी के कुछ घटक दल हैं उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, उनकी इस तरह बात नहीं करा रहे आप जिस तरीके से आप हम लोगों की बात कर रहे हैं। और जिस तरह बात अगर कुमारी बहन मायावती जी की रखी जाए तो उन्होंने ये भी कहा था कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए और किस तरीके से ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो आपस में बात अच्छी भी करनी चाहिए, ऐसे कि कोई किसी के खिलाफ इस तरीके से ना बोले, ये भी बात कही थी। तो आप एक ही चीज को पकड़ के ऐसी जगह क्यों ले जाना चाहते हैं ताकि हमारी और एसपी की लड़ाई हो जाए? आपको जो देखता हूं तो बॉल को गद्दा मार के देते हैं ताकि बीजेपी छक्का मार दे उस पर, और हमको ऐसी गुगली फेंकते हैं ताकि हम आपस में लड़ पड़े। तो मेरी प्रार्थना है कि आपस में प्लीज लड़ाओ मत। एक चीज समझ लो, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है इसमें जिनकी आपस में लड़ाई हो रही है, हम इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं है, हमें तो अलग रखो। इनकी जो लड़ाई हो रही है इनसे डिबेट करो, इनसे पूछो, पूरा देश इनकी तरफ देख रहा है। अगर ये ठीक सब हो जाएंगे, सबकी सीट बढ़ जाएंगी, तब हमारा नंबर आता है कि हम 13.5% लोग वोट लेके इकट्ठे खड़े हैं, और जिसका 13.5% वोट चली जाएगी प्रदेश उत्तर प्रदेश उसका हो जाएगा, और जिसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा देश उसका हो जाएगा। आप हमारी और एसपी की और आरएलडी की ज्यादा चिंता मत करो। मैं जो एमपी हूं, मैं तीनों के मिलके गठबंधन से ही एमपी मलूक बनाऊं, साहब, सब अच्छा हो आपकी जाएगा। चिंता मैं नहीं कर रही हूं, यहाँ पर चिंता मायावती जी की ओर से की जा रही है। उनके जो शब्द हैं मैं उस पर सवाल पूछ रही हूं। अब आपने चूंकि आरोप लगाई दिए मीडिया पर, तो अगला मैं उनका एक और ट्वीट पढ़ देती हूं। वो लिखती हैं, अपनी व अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों और कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांककर जरूर देख लेना चाहिए। उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। अब इसमें मीडिया कहां से आ गई मलूक नागर साहब? आप ये जो प्यार से इतना हमला कर देते हैं मीडिया पर, मीडिया का इसमें क्या रोल है? मायावती जी का ट्वीट भी ना पढ़ें जो उन्होंने लंबा चौड़ा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर लिखा है। ये आपका हेलो जी बोले चित्रा जी मुझे आवाज नहीं आ रही है, प्लीज इनको किसी को मौका दो, मुझे बाद में देना, मुझसे कुछ पूछना हो, मुझसे कुछ कहना हो। ठीक है सर, अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में आप भी नजर आ रहे हैं। बृजमोहन जी, अब आपके पास आते हुए, इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता क्यों हो रही है आप लोगों को? देखिए, हम लोगों को इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता नहीं है। मैं ये एनडीए के घटक दल के रूप में बात कहना चाहता हूँ। हमें चिंता इस देश के लोकतंत्र की है। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं और लगातार ये चीज चर्चा में भी है। परेशानी ये है कि आईएनडीआईए के साथी जिस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ महत्वाकांक्षा, मनभेद और मतभेद के शिकार हुए हैं, और एक ही एजेंडा लेके चल रहे हैं, मोदी जी को हटाओ। इन चीजों के चलते हुए जिस प्रकार से देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, वो है मुद्दा हम लोगों के लिए। वो हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि देश में एक आम मतदाता तो ये मान के चलता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर नेतृत्व इस देश को कोई और नहीं दे सकता। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को एक मजबूत विपक्ष भी तो चाहिए। वहां पर आईएनडीआईए के साथियों की भूमिका पूरी तौर से नकारात्मक है, और ना ही उनके पास देश के लिए कोई प्रोग्राम है, ना उनके पास अपना खुद का कोई एजेंडा है, ना वो ये बताना चाहते कि आखिर अगर वो मतदाता के पास जाना चाहते हैं, जाएंगे तो मतदाता से कहेंगे क्या, चाहते क्या है वो। इस बात को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी है, अभी तो गिना दिया, अनुराग भदौरिया भी गिना रहे थे, महंगाई का मुद्दा, बिल्किस बानो का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, वो मुद्दा नहीं है क्या चित्रा जी? इन सारे मुद्दों के ऊपर ये लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। हर राज्य में चुनाव हुए, 2019 में लोकसभा का भी चुनाव हुआ इन्हीं मुद्दों पर, और वहां पर सब जगह आईएनडीआईए के साथियों को अलग अलग राज्यों में भी और लोकसभा में भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। इन मुद्दों की अब उतनी उपयोगिता मुझे तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी जो हाल में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के अंदर करीब 8% वोटों की वृद्धि हुई है बीजेपी के वोट्स में। इसी प्रकार से राजस्थान में, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में हुआ है।
तो ये इनसे मापदंड पूछ लूं कि ये लोकतंत्र इस कितना बात को मजबूत है समझने या को नहीं तैयार नहीं है कि देश का मानस, देश की जनता और देश के लोगों का जो रुझान है वो इस समय देश को 25 साल का जो एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा है उसके आधार पर लोग देख रहे हैं कि INDIA के लोग करना क्या चाहते हैं। ये परेशानी है कि अपनी कमजोरियों का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, पूरी तौर से नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं इस देश में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इनकी इस नकारात्मक राजनीति का जवाब देश की जनता देगी। मूल्यांकन कर रहे हैं क्या? हाँ अनुराग जी, चित्रा जी 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड बोलिए। इनसे पूछिए कि लोकतंत्र ने ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र बहुत मजबूत है। अगर 140 सांसदों को आप पार्लियामेंट से बाहर कर देते हैं बेवजह, किस पे? देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल उठा रहे थे, वो राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो आप उनको पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे और आप बिल पास कर देंगे बिना विपक्ष के। तो ये लोकतंत्र मजबूत होता है कि कमजोर होता है? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लोकतंत्र मजबूत होता है जब पार्लियामेंट के सामने यहाँ पे पहलवान महिलाएं धरना देती हैं, न्याय मांगती हैं और आप में से कोई मंत्री या कोई नेता उनके पास जाता नहीं है उनको न्याय देने के लिए। लोकतंत्र मजबूत होता है या कमजोर होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लोकतंत्र मजबूत और कमजोर होता है जब आप किसी ऐसे लोगों को, जैसे हमने बिल्किस बानो वाले केस में मैंने आपको बताया, उसमें लोकतंत्र मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? आप बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की ज्यादा होती है, विपक्ष तो लोकतंत्र पे विश्वास करता ही है, तभी तो हम लोकतांत्रिक तरीके से आपका विरोध करते हैं। लेकिन आप लोकतांत्रिक तरीका का भी विरोध आप सहने को तैयार नहीं हो। अरे हम तो पार्लियामेंट के अंदर में आवाज उठाते हैं, ये तो लोकतांत्रिक तरीका होता है आवाज उठाने का, शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें भी आप पार्लियामेंट से बाहर कर देते हैं और आप कह रहे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। आप असली मुद्दों पर तो बात करना नहीं चाहते, असली मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, हर मुद्दों को बॉल आप इधर उधर फेंकते रहते हो, कभी बॉल इधर कोर्ट में कभी उधर कोर्ट में, और आप तो बोले अब सुन लेते हैं भदौरिया जी, अब बृजमोहन जी से 2 लाइन का जवाब सुनते हैं, उसके बाद वरुण जी मैं आ रही हूं आपके पास। ठीक है अनुराग जी, हो गई आपकी बात, जल्दी से सर 2 लाइन में। भदौरिया जी ने मुद्दा उठाया, देखिए कि संसद में जो बिजनेस कंडक्ट रूल है जिसके तहत संसद का संचालन होता है, ये सांसद उस संचालन की प्रक्रिया का भी पालन ना करें और उसके बाद ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना करें स्पीकर महोदय। ये संभव नहीं है। जो नियम कायदे खुद ही सांसदों ने बैठ के नियम कायदे बनाए हैं। ठीक है, हम वापस लौट आते हैं सीटों के मुद्दे पर, फॉर्मूले पर 2024। ठीक है सर, हो गए अब आपकी बात, वापस लौट आते हैं। वरुण पुरोहित जी, जो बातें यहाँ पर विपक्ष की ओर से लगातार खड़ी की जा रही है, यकीनन उनमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर आप लोग बार बार चुनावों में जाते हैं। ऐसा हम 2014 से लेकर आज तक की पॉलिटिक्स में बीते 10 सालों से देख रहे हैं वरुण पुरोहित जी। लेकिन उसके बावजूद एक साथ आ जाएं, चाहे अलग अलग चुनाव लड़े, उसके बावजूद बीजेपी आपके ऊपर भारी पड़ती है। तो विपक्ष का मुद्दा आम जनता की समझ में क्यों नहीं आ रहा? हाल ही में आए 3 राज्यों के नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। 2014-2019 की जो पॉलिटिक्स रही, उस बात के नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। तो यानी कि विपक्षी पार्टियां जो मुद्दे उठा रही हैं वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा बार बार, इसीलिए वो बीजेपी पर मोहर लगा रहे हैं वरुण पुरोहित जी। तो इसमें यह कहना कि नहीं विपक्ष जीत जाए तो लोकतंत्र बड़ा मजबूत है और बीजेपी अगर जीत रही है तो फिर लोकतंत्र वहां पर कमजोर हो रहा है, ये चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे चलेगा पुरोहित साहब? चित्रा जी, लोकतंत्र मजबूत है और देश में लोकतंत्र मजबूत रहेगा। आज ही राजस्थान का उपचुनाव आए, 1 महीना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है। मोदी जी, अमित शाह जी राजस्थान में 3 दिन से मौजूद थे, उसके बावजूद 12,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। इसलिए लोकतंत्र है, मौजूद है और मुद्दे भी मौजूद है। ये तो कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल कैसे जीतती कांग्रेस पार्टी? मुद्दे नहीं होते तो हमने मुद्दे उठाए, उन्हीं मुद्दों पे तो हम जीत रहे हैं। देखिए, असली बात, बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये मुकाबला मोदी जी की जो इलेक्ट्रिक मशीन है उससे मुकाबला है, मोदी जी को एक्शन मशीन है उससे मुकाबला है। क्यों? बीजेपी तो मुकाबला होता तो कभी की आ जाती इतनी सीटें लेकर के। और इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूत है, बहुत बढ़िया खिचड़ी पका रहा है, उसमें गुड़ और घी का मिलान करके बहुत बढ़िया स्वाद इनको बीजेपी वालों को चखाया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक बहुत आवश्यक चीज जो है, एक्शन मोड में तो हमारा इंडिया अलायंस आ चुका है। टिकटों और सीट शेयरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिलों में मैंने पहले भी कई बार कहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके सभाएं करने की आवश्यकता है। दूसरा, संगठन की। मैं आ रही हूं सर आपके पास, एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। इंडिया गठबंधन पर पंजाब कांग्रेस में मतभेद की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें, स्थानीय कई कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते। आपसे गठबंधन के विरोध में कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व है, नवजोत सिंह सिद्धू का प्रदेश अध्यक्ष पर यह आरोप है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पर ही इस तरह के आरोप लगा दिए हैं। आपके साथ कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व की साठ गांठ है,
कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को बात करने पंजाब भेजा है। ये बातें नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से की जा रही हैं। इंडिया गठबंधन पर पंजाब कांग्रेस में मतभेद, यानी कि दो गुट बटे हुए हैं। एक गुट ऐसा है जो कांग्रेस के साथ नहीं जाने की बात कर रहा है, दूसरा गुट ऐसा है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आपस में गठबंधन का पक्षधर है। इन सब के बीच आपको बताते चले, पंजाब में कुल 13 सीटें हैं, 8 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन जब विधानसभा की बात आई तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। आम आदमी पार्टी ने 92 सीट हासिल कर ली थी। ऐसे में पंजाब की सीटों को लेकर आप और कांग्रेस के बीच यकीनन रस्साकशी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यही वो राज्य है जहां पर आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति दोनों ही पार्टियों के लिए इस वक्त दिखाई दे रही है। ऐसे में आगे क्या होगा, मुझे लग रहा है जल्दी से अपनी बात वरुण पुरोहित जी आप पूरी कर लें। अब तो कांग्रेस पार्टी में ही दो फाड़ यहां पर दिखाई दे रहा है पंजाब में। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करें ना करें, इसको लेकर सुन लीजिए सिद्धू साहब को आप, फिर कैसे बनेगी बात। उसी बात पे मैं आ रहा था। प्रत्याशी को चयन होना, चयन किनका होगा, जमीनी जुड़ाव के आदमियों का होगा या चाटुकारों का होगा। अभी आपने सिद्धू जी की बात की, कब पंजाब क्यों हारी कांग्रेस पार्टी? कैप्टन साहब को जबरदस्ती हटाया, उसके बाद सारा गड़बड़ झाला हुआ, कांग्रेस पार्टी हारी। कांग्रेस पार्टी क्यों अभी भी जो पुनर्गठन किया है एआईसीसी में, कमेटियां बनाई, कोऑर्डिनेट, इनके नेतृत्व में आप हार रहे हो चुनाव, उन्हीं को वापस अब एनडीए की जिम्मेदारी दे रहे हो लोकसभा चुनाव। वही तो मैंने कहा, सेंट्रल सिस्टम अगर कांग्रेस पार्टी का दुरुस्त हो जाएगा तो खिचड़ी बहुत शानदार बनेगी, नहीं तो जैसे प्रेशर कुकर बनती है वैसे बन जाएगी। और मोदी इलेक्शन मशीन से, मोदी इलेक्ट्रिक मशीन से आपको लड़ना है, बीजेपी से नहीं लड़ना है। तो जो आदमी 24 घंटे काम कर रहा है, उस आदमी से आपको लड़ना है तो आपको उसी प्रकार से अपनी मशीन को तैयार करना पड़ेगा। हाँ, तो लेकिन वो मशीन तैयार नजर नहीं आ रही है ना संजीव झा जी। क्या आप लोगों को भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आपको लेकर दो फाड़ की स्थिति है, गुटबाजी है? देखिए, मुझे लगता है कि इससे कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी कहा था कि हम स्टेट यूनिट से बात करेंगे। एक बात समझिए कि हम अलग अलग पार्टी और अगर हैं, हम सरकार में हैं, वहां विपक्ष में हैं, ये थोड़ी विचारधारा की तो लड़ाई है ही। तो मुझे लगता है कि कई बार जो लोकल लीडरशिप है उसमें कंफ्यूजन भी है, कई तरह की बातें भी आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल जो बड़ा मुद्दा, जो मैंने पहले आपको कहा कि आज महंगाई भस्मासुर की तरह मुंह बाया हुआ है। आज नौकरी देखिए, नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं। जिस तरह से तानाशाही मोदी जी ने मचाया हुआ है, तो मुझे लगता है ये बड़े मुद्दों की लड़ाई है। तो सबको अपने अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ। तो मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर स्वार्थ सिद्धि किसकी ज्यादा है। संजीव झा जी, एक स्पेसिफिक सवाल है मेरा। सवाल आपसे यह है कि यहाँ पर दिल्ली में आप लोग बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, फिर देवेंद्र यादव को भेजना पड़ रहा है पंजाब में, तो यानी कि पंजाब कांग्रेस की यूनिट तैयार नहीं हो रही है, तभी तो समझाने की जरूरत आन पड़ रही है। फिर यहाँ पर नेता आपस में गठबंधन कर भी ले, अनाउंसमेंट हो भी जाए, कार्यकर्ता आपस में जुटेगा या नहीं जुटेगा? आप लोगों के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। और बड़ा एग्जाम्पल तो यहाँ मलूक नगर और अनुराग भदौरिया बैठे हुए हैं। एक लोगों का वोट ट्रांसफर हो गया तो उधर 10 सीटें आ गई, दूसरे का ट्रांसफर नहीं हुआ तो 25 सीटों पर अटक गए। तो चित्रा जी देखिए, ऐसा नहीं है। स्टेट यूनिट कहीं भी, दिल्ली में भी जो स्टेट लीडरशिप है उनको अपनी तरह की पॉलिटिक्स के कारण उनको इनसिक्योरिटी होती है। वही बात पंजाब में भी होगी। लेकिन देखिए, सबसे बात करके हम अलायंस क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आज देश के सामने चुनौती है कि देश की जो जितने वादे मोदी जी ने किया था वो वादों का पूरा नहीं हुआ, लोगों का धोखा हुआ। या जो मैंने पहले कहा, संविधान का, जनतंत्र का, ये सब बड़ी लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि ये बैठ के बात होगी और सबको समझाया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये छोटे मोटे जो स्टेटमेंट आते होंगे, भले ही आप ब्रेकिंग न्यूज बना दीजिए इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बड़े स्तर पर इसका कोई बड़ा प्रभाव होने वाला है। कांग्रेस ने भी अपने लीडर्स को भेजा है बैठ के बात करने के लिए, और यही तो बात है ना, इस बात को पार्टियों को समझना होगा कि बड़े स्तर पर तो बात बन जाती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को जब आपस में जोड़ने की बात आती है तो फिर वो स्थिति नहीं बन पाती। अनुराग जी, मुझे पता है बहुत सारी बातें हैं आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मलूक नागर साहब अब तो आवाज आ रही है ना। 10 सेकंड मलूक नागर साहब के साथ दरअसल परेशानी ये हो गई है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कल को किसके साथ गठबंधन करना पड़े, तो बड़ा तोल मोल कर उनको बोलना है। तो मैं मलूक नागर साहब की बात हो जाए एक बार। मलूक नागर साहब, अब जरा ये बताइए मलूक नागर साहब, ये जो पुल की बात आज मायावती जी की ओर से कही गई है, ये बना 10 साल पहले, आज इसको लेकर ट्वीट करने की जरूरत क्यों आन पड़ी मलूक नागर साहब? और अगर ये स्थिति थी क्योंकि जानबूझकर समाजवादी पार्टी ने पुल बनाया ताकि आपके ऑफिस के अंदर की खबर रखी जाए, तो फिर जाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया के लिए वो प्रचार करती हैं मैनपुरी में, और मुलायम सिंह यादव और उनकी कार्यकाल की सरकारों की जमकर तारीफ करती हैं। मैं तो मैनपुरी में उस दिन थी जब दोनों की संयुक्त रैली हुई थी 2019 के चुनाव में जीतने के लिए।
तो ये क्या है कि मतलब समझ से परे है मलूक नागर साहब बीएसपी की पॉलिटिक्स। देखिए, एक चीज तो चित्रा जी बिल्कुल पक्की है बात, हाँ, कि पूरा देश में इस समय नजरें समाजवादी पार्टी और बीएसपी हमारी पार्टी पे लगी हुई हैं, और उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसका हो जाएगा देश उसका हो जाएगा। और आपको भी बहुत ज्यादा चिंता है, किसी भी तरह हमारी लड़ाई जरूर होनी चाहिए भदौरिया की, और हमारी यहाँ बहस भी जरूर होनी चाहिए। हाँ। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं दोबारा जीत? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भदौरिया जी की पार्टी के साथ आपका तो कुछ नहीं चल रहा है अंदर खाने। देश के अब मायावती जी इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, मलूक नागर साहब यहाँ पर तोल मोल कर गोल गोल बोल रहे हैं। अब तो दर्शकों को बताना पड़ेगा कि आपके दिल की बात, मन की बात क्या है नागर साहब। चलिए ये भी बहुत बढ़िया बात है। आप कई बार करते हो कि बीजेपी के साथ कुछ चल रहा है, कई बार करते हो समाजवादी के साथ कुछ चल रहा है। हाँ। तो देश दोनों तरफ देख रहा है कि कुमारी बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में क्या कर रही हैं। और एक तो बात पक्की है, 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट रखा है। अगर एनडीए के साथ मिल गया तो वो ऊपर, अगर यूपीए के साथ मिल गया तो वो ऊपर, और इसीलिए बहुत ज्यादा चिंता आपको भी है। पर एक बात पक्की है, हम देश हित में और जनहित में हमेशा फैसला लेते हैं। और अगर ये सारा सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का सब ठीक ठाक उतर जाएगा, हाँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये चढ़गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, ये नारा आज लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी? किसके लिए ये नारा गढ़ा गया था, किस पार्टी के खिलाफ? आज आपके आकाश जो मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं उनकी ओर से ट्वीट किया जा रहा है, क्या हुआ इसका मतलब? चित्रा जी एक बार मैंने आपको 3 तेहरा कब बताया था, इसको बता रहा हूं। जब शुरू में बीएसपी और एसपी अस्तित्व में आए थे और मान्यवर काशीराम जी और मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी ने जब आपस में गठबंधन करके अपनी ताकत दिखाई दी, हाँ। और यूपी जब बिल्कुल एक तरफा हो गई थी, हाँ। दोनों के साथ आते ही, ये उस समय का नारा है। आज अगर रिपीट कर दिया, कोई पिक्चर 20 साल पहले रिलीज हुई, 10 साल पहले रिलीज हुई, आज दोबारा रिलीज करते हैं। अगर कोई नारा दोबारा दे दिया है तो मुझे नहीं पता उसको क्या सोच रहे हो आप, बीएसपी तो ऑफर दे रही है अनुराग भदौरिया जी कि फिर साथ आने के लिए तैयार है। हाँ, मलूक नागर साहब तो सीधे ऑफर लेकर बैठे हुए हैं कि हम साथ आने को तैयार हैं। भदौरिया साहब, क्यों डर लग रहा है इतना समाजवादी पार्टी को बीएसपी का साथ लेने में? सुनो चित्रा जी, कभी आप हमें बीजेपी के साथ जोड़ते हो, कभी आप हमें समाजवादी के साथ जोड़ते हो। हमें देश के साथ जोड़ लो, जनता के साथ जोड़ लो, प्लीज आज तक के साथ जोड़ लो। हम देश के साथ हैं, देश की जनता के साथ हैं, आपके टेलीविजन आज तक के साथ है, चित्रा जी के साथ। चुनाव कैसे जीतेंगे सर मलूक नागर जी? सर 13.5% जिधर भी चले गए हम तो जीतेंगे, उन्हें भी जिता के ले जाएंगे। अनुराग जी देखिए, आप ही लोगों पर ये सीधे संकेत कर रहे हैं, 13.5% वोट प्रतिशत। चित्रा जी, आजकल डिबेट बहुत मजेदार हो रही है, क्या पता है आपको? इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लाइट नोट में है। एक एंकर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ जाते हैं, वो आनंद लेते हैं, वाह वाह क्या बात है, इंडिया गठबंधन का मुद्दा छेड़ दिया जाता है। इंडिया गठबंधन के आपस में, सुनिए, अरे सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन को आपस में लड़ाया जाता है। भाई तुम्हारी कितनी सीटें मिल रही, तुमको क्या हो रहा है, तुमको 20 साल पहले क्या बोला गया था, इसको क्या, वो आपस में इंडिया गठबंधन को लड़ाया जाता है। बीजेपी के प्रवक्ता मौज लेते हैं, वाह वाह मेरा काम तो हो ही रहा है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। सत्ता में रहे कि उनसे कोई सवाल नहीं है। हाँ। सवाल इंडिया गठबंधन से है। भदौरिया जी को इसी पर कुछ जवाब दे दो तो बुरा मान के फिर घर बैठ जाएंगे। आपस में कैसे भिड़ाया जाए, लेकिन भदौरिया जी को कुछ बोल दो तो फिर बुरा लग जाएगा, फिर कहेंगे फिर मैं नहीं आऊंगा डिबेट में। हाँ, एंकर पर बड़े मजे लेते हैं आप लोग। अब सुन लीजिए, 10 साल का खाका सुन लीजिए, एंकर सवाल इसलिए अब सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, अब आपने बोल दिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना भदौरिया साहब, सवाल पूछने पर जवाब भी सुनना पड़ता है। नहीं बोल रहा हूँ मैं, अरे आप अपने ऊपर क्यों ले रही? मैं आपके ऊपर बोल ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आजकल ऐसा पैटर्न चला है, आप सोशल मीडिया पे देखिए। चलिए मैं आ रही हूं आपके पास इसका जवाब लेकर, लेकिन बड़ी खबर आ रही है सीधे बिहार से। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर हलचल बढ़ गई है। बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के घर पर पहुंचे हैं सीपीआई के नेता डी राजा। 40 सीटें हैं लोकसभा की, 39 पर जेडीयू के साथ एनडीए ने पिछली बार जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीट शेयरिंग को लेकर वहां पर पसोपेश की स्थिति है।
इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर हलचल कम से कम बिहार में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। 16 सीटें जेडीयू ने जीती थी, 17 सीटों पर आरजेडी डिमांड कर रही है, 10 सीटें चाहती है कांग्रेस पार्टी। लेफ्ट की भी अपनी डिमांड है। ऐसे में बात कैसे बनेगी, इसको लेकर लगातार वहां पर पेंच फंसा हुआ है। रंजीत रंजन की ओर से भी यहां पर तमाम बातें कही गई हैं कि कांग्रेस ने तो एक सीट जीती थी पिछली बार, आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में अब लेफ्ट को कितनी सीटें मिलेंगी, आगे क्या होगा, बिहार से जैसे और जानकारी सामने आएगी वो पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है अनुराग भदौरिया जी, अब सोशल मीडिया पर जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब सोशल मीडिया के जरिए जो दिया जा रहा है, सुन लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, हो गया आपका सवाल यह है कि बीते 10 सालों की अगर हम पॉलिटिक्स देखें, 2014 से लेकर 2019 और आज तक की, आप सुनिए। नहीं अनुराग भदौरिया जी प्लीज, आपको सुनना पड़ेगा सर, अब बहुत प्रेम से मेरा जवाब सुनिए। 5 सीटों पर 80 में से 14 जीतते हैं। 5 सीटों पर 2019 में बहन जी के साथ मिलकर भी समाजवादी पार्टी 18.5% वोट शेयर लेकर आती है और 5 सीटें जीतती है। मेरी बात अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि आरोप लगा के आप चल देंगे। अनुराग जी सुनना तो पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल मैंने मना किया था, एंकर पर मत आइए। अब आप सवाल पूछेंगे तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। बात बोल रहा हूँ कि मैं देखिए, अरे सुन लीजिए ना, अरे 2 सेकंड दे दीजिए फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। 2 सेकंड खत्म तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ। लेकिन एनडीए गठबंधन से कोई सवाल नहीं होता है, एनडीए गठबंधन से कुछ नहीं पूछा जाता है। उनके यहाँ सर्फ ओवर चल रही है, उनके यहाँ मारामारी चल रही है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, सर्फ ओवर चल रही है आप लोगों के वहाँ, आप लोग दूसरों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। शिवसेना के नेता, ठीक है मैं पूछ लेती हूँ, अपना दल अलग सीटें मांग रहे हैं, बताइए अपना दल को शिवसेना के लोगों को कितनी सीटें दे रहे हैं, आप पूछ लेती हूँ। बोलने दीजिए अनुराग जी, अब बोलने दीजिए, ठीक है अब बोलने दीजिए। चर्चा इंडिया गठबंधन की है, हाँ वो बोलिए प्रेम शुक्ला जी। अभी कितनी किसी का सिर्फ उठौली खबर जो है आज तक ने क्यों नहीं दिखाई, आज तक ने क्यों नहीं दिखाई, मेरा प्रश्न ये है। किसी समाचार चैनल नहीं दिखाई, सिर्फ अनुराग भदौरिया को पता लगा। आप बता दो कितनी हमारे सीटें दे रहे हो आप? सिर्फ उठौल का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अच्छा आप बता दो लेकिन आपने सपा बसपा, हम आपको क्यों बताएंगे, हम अपना दल को बताएंगे, हम अपना दल को बताएंगे, हम शिवसेना। अरे बताइए ना, क्यों नहीं बताएंगे? आप हमसे पूछ रहे हैं, अब हम पूछ रहे हैं आपको अपनी पता नहीं है कि आपको कांग्रेस को कितने देंगे, आप पता नहीं है। और मुझसे आप पूछ रहे हो कि आपको आपके पीछे बोल रहा था कितनी सीटें दोगे? बदतमीज आदमी को कहां से पकड़ लाती है? आपने बोल लिया, उनको भी बोलने दीजिए, सबके बीच में बोलेंगे कैसे चलेगा? अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अनुराग जी निशान पार्टी कितनी सीटें देंगे बता दीजिए। अनुराग जी हमसे पूछ रहे हैं आप और मैं पूछ रहा हूं तो क्या मैं आपको? अनुराग जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी अब सवाल पूछा है तो सुनने का अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए, नहीं मानेंगे वो। बोले प्रेम शुक्ला जी। इन्हें रोको, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या? मैंने पूछा आपसे एक बार, चित्रा जी ने पूछा। फोकट में चिल्ला। अभी मायावती के बयान पर आप प्रश्न मत पूछिए, अखिलेश यादव को कमलनाथ अखिलेश वखिलेश कहें, सवाल मत पूछिए। ये इनके जो है प्रवक्ता जो आकर आपस में बातें करें, सवाल मत पूछिए। केसी त्यागी के सवाल पर सवाल मत पूछिए। आप जो है अरविंद केजरीवाल का बयान छोटा मोटा बयान है, अब आपके प्रवक्ता जो है इनके बयान बड़ा है, और अरविंद केजरीवाल कहे पंजाब में हम एक भी सीट नहीं देंगे, छोटा मोटा बयान है। गजब की बातें करते हैं भाई। ये इंडिया अलायंस के प्रवक्ताओं को भी कहीं कोई सिर छोर का पता ही नहीं है, सिरा कहां है छोर कहां है, इनकी ये दशा है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी गठबंधन के साथी दल है, किसी की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर एक भी तरह का वक्तव्य आप गूगल करके देख लीजिए, कहीं मिल जाए तो बताइएगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथियों का सम्मान करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद चुनकर आएंगे, तब भी रामविलास पासवान जी मंत्री बनेंगे, तब भी जो है पटेल जो है अनुप्रिया पटेल मंत्री बनेगी। हमारे गठबंधन के साथियों को सम्मान मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हमारी 311 सीटें हैं या 256 सीटें हैं, अपना दल को भी स्थान मिलेगा, संजय पासवान जी के भी दल को स्थान मिलेगा, सबको स्थान देते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा विधायक दल होने के बावजूद हमने जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, सबसे बड़ा विधायक दल होने के बावजूद हमने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। ये अब आगे क्या होगा हर एक दल में, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। लेकिन दंगल इंडिया गठबंधन में लगातार जारी है। इन सब के बीच सीटों के बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुका है। 2024 की शुरुआत हो गई है। बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से लड़ना है जिसने 200 से ज्यादा सीटों पर 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किए थे 2019 में। अब ऐसे में आगे इंडिया गठबंधन की राह क्या चलेगी? 9 दिन चले 2.5 कोस या फिर वास्तव में तेज यहां पर चाल हो जाएगी? अभी कछुए वाली चाल इंडिया गठबंधन चल रहा है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दंगल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।